फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में आपका के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर। सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर का बेसिक फ्लो डायग्राम इसमें दिखाया गया है 3.9a। ये YD शर्मा की बुक से लिया गया है। और बी जो है इसमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का IC वर्सेस VCE। और IC की वैल्यू मैक्सिमम आई मैक्सिमम तक जा रही है और मिनिमम आई मिनिमम, और पीक टू पीक वैल्यू जो है 2IM है, या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू वो IM है। और ऐसे ही VCE की वैल्यू V मिनिमम तक जा रही है और मैक्सिमम V मैक्सिमम है। और ये पॉइंट P जो है इसका Q पॉइंट है, P1 P2 तक इसकी रेंज दिखाई गई पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल दे करके। ठीक है, फिलहाल में इसमें ये बताने वाली बात है कि आउटपुट जो है वो कलेक्टर पर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के थ्रू लिया गया है। तो एक्चुअली बेसिकली ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर ही है, तो इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, अभी फ़िलहाल में हमने इसको लोड को जो है ट्रांसफार्मर द्वारा रिप्लेस किया है। यदि लोड जो है RL होता तो DC पावर का निरंतर विसर्जन होता रहता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यदि हम RL लोड लेते तो उसमें DC पावर का कंटिन्यूसली डिसिपेशन होता रहता है और इससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। इफेक्टिव जो है मैक्सिमम 25% होती है, नॉर्मली 50% होती है यदि ट्रांसफार्मर कपल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर युग्मन में ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है उस सेकेंडरी कोयल में DC धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि वो AC पर ही काम करता है। तो DC धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसमें कोई DC पावर डिसिपेशन नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल की बात करें तो उसकी प्राइमरी की AC पर काफ़ी प्रतिबाधा होगी, उसके कारण उच्च आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक को इनपुट प्राय ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है। मतलब यदि हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर एक क्लासिक पावर एम्पलीफायर है, उसमें इनपुट भी नॉर्मली ट्रांसफार्मर के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रवर्धक है हमारा फिलहाल में इसको सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। और इसमें जो ट्रांसफार्मर का चयन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी पर डिपेंड करके हमारा उसकी एफिशिएंसी डिसाइड होती है। इस प्रकार के जो सर्किट्स हैं उनमें ट्रांसफार्मर के चयन पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम प्रॉपरली ट्रांसफार्मर का चयन करेंगे तो हमें डिस्टोर्शन भी कम मिलेगा। उचित रूप से चयन किए गए ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लार्ज एम्पलीट्यूड के सिग्नल को डिस्टोर्शनलेस एम्पलीफाई किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा जो कोई भी पीक उसमें नहीं कटेगा। अधिक शक्ति लाभ के लिए एम्पलीफायर की इनपुट व आउटपुट इम्पीडेंस युग्मित किए गए पदों से मैच करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो यदि पावर गेन ज़्यादा चाहिए तो एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस भी जो है जो कपल्ड स्टेज हैं उनसे मैच करनी चाहिए। Q पॉइंट का जो सिलेक्शन है वो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हो कि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उससे कम ही वोल्टेज रहें। ठीक है, और जब ऑपरेट कर रहे हो तो निर्माता जो है मतलब जो मैन्युफैक्चरर निर्माण करता है उसके द्वारा एक डेटा शीट दी जाती है। कोई भी सर्किट होता है उसकी डेटा शीट पहले से रहती है कि ये पर्टिकुलर सर्किट है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, या मतलब ये इतना वोल्टेज सहन कर सकता है, इतनी पावर ये सहन कर सकता है। उससे ऊपर यदि वोल्टेज अप्लाई करोगे उससे ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा तो ये जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन चीज़ों का जो डिटेल रहता है वो डेटा शीट में रहता है। कि तो Q पॉइंट का जो चयन है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि जो निर्माण करता है उसके द्वारा डेटा शीट में निर्धारित कलेक्टर विसर्जन, मतलब कलेक्टर डिसिपेशन कितना हो रहा है, कलेक्टर करंट है और कलेक्टर वोल्टेज से कम पर ही ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन हो। मतलब ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करे उसमें जो ऑपरेशन के समय पे कलेक्टर करंट है, कलेक्टर वोल्टेज है या कलेक्टर डिसिपेशन है, वो डेटा शीट में इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो दी हुई हैं कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर करंट और कलेक्टर डिसिपेशन उससे कम ही रहे। मतलब यदि 5 वोल्ट मैक्सिमम करंट, 5 वोल्ट मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज है तो डेटा शीट में, तो वो 5 वोल्ट से कम पर ही ऑपरेट होना चाहिए।
इस तरह से हमें क्यू पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो क्यू पॉइंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस मैच करनी चाहिए। अधिक शक्ति लाभ के लिए जो एम्पलीफायर है उसकी इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस युग्मित किए गए पदों से मैच करनी चाहिए। अब बात करते हैं डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन का जो स्लोप होता है वो ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक मतलब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के लो रेसिस्टेंस अल्प प्रतिरोध तथा एमिटर रेसिस्टेंस आर ई के योग पर निर्भर करता है, उसकी किस तरह से डिपेंडेंसी है। ठीक है, दो डीसी लोड लाइन का स्लोप है माइनस आर सी बाई आर होता है। वो जो है ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी है, उसका यदि कोई बहुत थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है और एमीटर प्रतिरोध आर ई के योग पर निर्भर करता है। यहाँ क्योंकि हमने लोड रेसिस्टेंस आर सी तो यूज जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया है वो आर सी की जगह यूज किया है, मतलब कलेक्टर रेसिस्टेंस आर सी की यूज किया। नॉर्मली डीसी लोड लाइन क्या रहता था, आर सी रहता था। ठीक है, डीसी लोड लाइन डीसी लोड रेसिस्टेंस जो हम ले रहे थे एक तरह से वो आर सी पर आउटपुट लेते थे, लेकिन आर सी की जगह हमने क्या किया ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डीसी लोड लाइन का स्लोप यहाँ पर माइनस का आर सी बाई आर ई नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा जो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी है उसकी लो रेजिस्टेंस पर और आर ई पर मीटर प्रतिरोध जो लगा हुआ है इस पर डिपेंड करेगा। एसी लोड लाइन की यदि बात करें, अब हम बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर आउटपुट पावर एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे, विदाउट डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो एसी लोड लाइन ट्रांसफॉर्मर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें डायग्राम में हमने देखा कि डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन भी दिखाई गई हैं। ये डायनेमिक लोड लाइन जो है डीसी लोड लाइन एसी लोड लाइन है और डीसी लोड लाइन की स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। तो अब हम बता रहे हैं कि जो एसी लोड लाइन है उसी से हमारा ट्रांसफार्मर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ट्रांसफार्मर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इसकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। मान लो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो लोड है वो आर एल है, एक तरह से जो लाउड स्पीकर होता है नॉर्मली, तो जिसमें जो लोड लगा हुआ है उसकी वैल्यू आर एल है। हमने ये 3.9 ये जो डायग्राम उसमें देखा है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो लोड लगा हुआ उसकी वैल्यू आर एल है, यहाँ देख सकते हैं। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 N2 है ट्रांसफार्मर में, N1 जो है प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और N2 जो है सेकेंडरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इनका रेशियो N2/N1 होगा, इसको हमने N माना है। माना टर्न्स रेशियो क्या है N, N2/N1। N2 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, N1 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। तो उनका रेशियो क्या है N है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो लोड है वो आर एल है और टर्न्स रेशियो N है। प्राइमरी में यदि देखेंगे, प्राइमरी की साइड से इस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो प्राइमरी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम पहले भी इससे पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। वो कैसे निकालेंगे, आर एल डैश बराबर आर एल बाई एन स्क्वायर। जब हमने इम्पिडेंस मैचिंग इसी चैप्टर में देखी थी तो हमने इस चीज़ का डेरिवेशन भी देखा था। यदि किसी को देखना है तो उस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि यदि आर एल लोड रेजिस्टेंस है सेकेंडरी कोयल में और उसको प्राइमरी की साइड से देखेंगे तो आर एल डैश की वैल्यू आर एल बाई एन स्क्वायर से निकाली जा सकती है। तो आर एल बाई एन स्क्वायर कहाँ से आया है, ये हम इम्पिडेंस मैचिंग वाले टॉपिक में जाके देख सकते हैं। मैं ब्रीफ में बता भी देता हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है आर एल डैश अपॉन आर एल की वैल्यू आएगी V1 अपॉन I1 अपॉन V2 अपॉन I2 से आएगी। और V1 अपॉन I1 और V2 अपॉन I2 यदि सोल्व करोगे तो ये V1 अपॉन V2 इंटू I2 अपॉन I1 आएगी। और V1 अपॉन V2 की वैल्यू N1 अपॉन N2 है और I2 अपॉन I1 की वैल्यू भी N1 अपॉन N2 है, इसलिए N1 अपॉन N2 जो आएगा N स्क्वायर आएगा। तो आर एल डैश बराबर आर एल अपॉन N स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको आप पिछले लेक्चर से भी देख सकते हैं। अब एम्पलीफायर की दक्षता की बात करते हैं, मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, जो हमारा प्रवर्धक है उसकी दक्षता, एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी जो निकाल रहे हैं वो है लोड को दी गई सिग्नल पावर, मतलब जो फाइनली हमारे आउटपुट मिल रहा है अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है, जो बैटरी द्वारा दी गई है। ठीक है, लोड को दी गई सिग्नल पावर अपॉन निविष्ट शक्ति, मतलब जो बैटरी ने इसको इनपुट दी है। एक तरह से एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना अच्छे से आउटपुट मिल रहा है पर्टिकुलर इनपुट पे। तो आउटपुट
बटे इनपुट इंटू 100, यही तो एफिशिएंसी होती है। तो आउटपुट क्या है, लोड को जितनी शक्ति मिल रही है, लोड को दी गई सिग्नल पावर अपॉन निविष्ट शक्ति जो पावर इनपुट मिली है इंटू 100, ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो आउटपुट पावर एसी पावर है, तो एसी क्या होती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस की वैल्यू वी एम बाई रूट टू और आई एम इंटू आई एम बाई रूट टू आर एम एस की वैल्यू। वी एम आई एम क्या है, ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमने देखी थी, ठीक है, डायग्राम में भी। और बैटरी द्वारा कितनी पावर दी गई है, वी सी सी इंटू आई सी। वी सी सी जो है आपको पर्टिकुलर वोल्टेज बैटरी अप्लाई की गई है, बैटरी वोल्टेज है। ईटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, सोल्व करेंगे तो रूट टू की मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी और 2 डिवाइड में जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 50 हो जाएगा। तो वी एम आई एम अपॉन वी सी सी इंटू आई सी इंटू 50, मतलब वी एम आई एम अपॉन वी सी सी आई सी इंटू 50। इसको यदि हम यहीं रोक कर एक चीज़ देखें कि व्हाट इज वी एम। वी एम क्या है, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बाई 2। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ग्राफ से भी देख सकते हैं कि वी एम जो है एक तरह से 0 से लेके मैक्सिमम तक की वैल्यू है, और वी मैक्सिमम जो है उसमें से वी मिनिमम को घटाएंगे, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बाई 2 करेंगे। तो ये वी मैक्सिमम वी मिनिमम क्या है, पीक टू पीक वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू की आधी होगी जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो और आई एम जो है मैक्सिमम आई एम क्या है, वो आई सी की इक्वल ही है, उस समय आई सी जहाँ तक पहुँच रही है वो आई सी की इक्वल है। तो आई एम और आई सी आपस में कट जाएंगे, आई एम इक्वल टू आई सी है। तो ईटा के जो फॉर्मूला है उसमें वी एम की वैल्यू पुट करेंगे, आई एम की वैल्यू पुट करेंगे, तो सोल्व करके आएगा ईटा इक्वल्स टू 25 इंटू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी सी सी इंटू वी सी सी परसेंटेज में आएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये ईटा की वैल्यू हमारी मिल गई है, ये हमारी एफिशिएंसी है। और यदि हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में कुछ चीज़ें ध्यान से देखें तो ट्रांसफार्मर जो कोयल है उसका प्रतिरोध नगण्य माना जाएगा, नॉर्मली बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, नगण्य मान सकते हैं। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य मानने पर होगा क्या, जो वीसीसी है और वीसी वो इक्वल हो जाएंगी, वीसी बराबर वीसीसी, मतलब कलेक्टर वोल्टेज जो है बैटरी वोल्टेज के बराबर जाएगा। क्योंकि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो वीसी है वो क्या है, कलेक्टर वोल्टेज है, और वीसी और वीसीसी के बीच में है क्या, केवल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल ही है, और इसके अक्रॉस क्या है, लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो डिपेंड कर रहा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की रेजिस्टेंस पर, और उसको यदि बहुत कम माना गया, लो माना गया, तो एक तरह से ये वीसी और वीसीसी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वीसी इक्वल टू वीसीसी, तो वीसी बराबर क्या होता है, वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2 है। ठीक है, और ये वीसीसी के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यदि हम पुट करेंगे ईटा के फॉर्मूले में, तो ईटा क्या था, ये है वीसीसी की वैल्यू पुट करेंगे वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2। तो ये जो है हमारी वैल्यू वी सी सी की वैल्यू आएगी वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2, क्योंकि वी क्या है, वी सी की इक्वल है, वी सी क्या है, वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2 के इक्वल है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 25 इंटू 2 और इंटू आएगा वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो ये आ जाएगा 50 इंटू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। बहुत ज़्यादा डिटेल डेरिवेशन में आके सिंपल डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ग्राफिकल मेथड से, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, इसमें आउटपुट पावर क्या थी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, मतलब वी में आई एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2। वी एम आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज और करंट की रेस्पेक्टिवली। तो एफिशिएंसी हमारी आई 50 इंटू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। वास्तव में होता क्या है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है ये ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होती है, मतलब 50% से हमेशा कम होती है। और यदि इसी में लोड रेजिस्टेंस RL लोड रेजिस्टेंस होता, मतलब RC यूज करते ट्रांसफार्मर की जगह, लोड में जो यूज कर रहे हैं हम कलेक्टर में जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है वो उसकी जगह लोड रेजिस्टेंस नॉर्मल जैसे यूज होता है, तो एफिशिएंसी
और कम होती वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 25% होती। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। क्लास ए पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 50% से कम होती है। अब इसमें क्वेश्चन इसमें हीट डिसिपेशन का और यूज ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ हीट सिंक वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि इसमें हीट सिंक की आवश्यकता होगी ही होगी। शक्ति प्रवर्धकों में क्योंकि पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें ट्रांजिस्टर को नष्ट होने से बचाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करने के लिए हीट सिंक्स का यूज़ करना जरूरी हो जाता है। तो हीट सिंक की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है पावर एम्पलीफायर्स में, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए ठंडा करने के लिए हीट सिंक की आवश्यकता होगी। जीरो इनपुट सिग्नल केस में और ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि जीरो इनपुट सिग्नल की स्थिति में क्या होगा, आउटपुट पावर भी शून्य होगी, क्योंकि शून्य सिग्नल की स्थिति में आउटपुट शक्ति शून्य होगी। इस कारण से कलेक्टर में पावर का जो डिसिपेशन है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा, इसलिए टेम्परेचर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और यदि सिग्नल अप्लाई कर दोगे तो उस केस में सर्किट में जो वे डीसी पावर है उसका कुछ ही भाग आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, मतलब ट्रांजिस्टर में पावर डिसिपेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो उस केस में कलेक्टर डिसिपेशन कम हो जाएगा और डिवाइस जो है रिलेटिवली ठंडी रहेगी। मतलब इनपुट यदि जीरो है, एसी इनपुट जीरो है, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांजिस्टर को ठंडा करने की। लेकिन यदि इनपुट हमने अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में जो सर्किट में डीसी पावर अप्लाई की गई है उसका कुछ ही पार्ट जो है कलेक्टर डिसिपेशन के रूप में प्राप्त होगा और डिवाइस जो है रिलेटिवली ठंडी रहेगी। ठीक है, उस केस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हीट सिंक यूज करने की। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि जब भी हमारा इनपुट जीरो से पास होगा तब उस समय पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, इसलिए हमें ज़रूरत होती है हीट सिंक यूज करने की पावर एम्पलीफायर्स में। और इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की बात कर लेते हैं। मतलब इसका जो आवर्ती अनुक्रिया वक्र है वो इस टाइप का है, ये हमने पहले भी एक बार देखा है। इसमें एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एफ एल लो फ्रिक्वेंसी, एफ एच हाई फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर या क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है, ये ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर कह सकते हैं, या सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर है। उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो फ्लैट नहीं है, मतलब सभी फ्रिक्वेंसीज़ के लिए, ऑडियो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, मतलब एक तरह से गेन है, वो सभी फ्रिक्वेंसी के लिए कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रहा है। एफ आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम है, एफ एल पर भी कम हो रहा है, एफ एच पर भी कम हो रहा है। तो हम देखना ये है कि लो फ्रिक्वेंसी पे कम क्यों हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी पे कम क्यों हो रहा है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर क्यों बढ़ रहा है। तो यदि हम इस फिगर 3.10 में देख रहे हैं तो इस पे निम्न आवर्ती पर लाभ कम क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है एक्सपी और एक्स एस लो होते हैं। व्हाट इज एक्सपी एंड व्हाट इज एक्स एस? एक्सपी जो है वो प्राइमरी कोयल, जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल है उसका रिएक्टेंस है, एक्सेस जो है वो सेकेंडरी कोयल का रिएक्टेंस है। ये लो फ्रिक्वेंसी पर इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, 2πfl होता है नॉर्मली फॉर्मूला। तो लो फ्रिक्वेंसी पर इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि एक तरह से क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है 2πf/L होता है। एफ के प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो इनकी वैल्यू लो होगी, तो इनकी वैल्यू लो होगी तो इनके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी लो होगा। तो यदि इनमें वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कम होगा तो इससे क्या होगा, द्वितीयक प्रेरण के लिए प्राथमिक में सिग्नल वोल्टेज कम प्राप्त होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो प्राइमरी में है वही जाके इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, प्राइमरी में ही कम है, सेकेंडरी में भी कम आएगा तो आउटपुट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो गेन भी कम हो जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसी पर गेन कम होता है। हाई फ्रिक्वेंसी पर यदि देखें तो उसमें क्या होगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी है उच्च आवर्ती, उस पर जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो अधिक होता है, उसके कारण सिग्नल वोल्टेज की हानि हो जाती है, जिससे प्राइमरी पर प्रभावी सिग्नल मतलब इफेक्टिव सिग्नल वोल्टेज का मान कम हो जाता है और आउटपुट में भी कम वोल्टेज प्राप्त होती है। मतलब जो लीकेज रिएक्टेंस है उसमें सिग्नल वोल्टेज की हानि होगी, जिससे क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पर लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज की हानि होगी, जो लीकेज रिएक्टेंस है उसमें भी तो कोई ना कोई वोल्टेज आएगा, उससे क्या होगा, प्राइमरी पर जो इफेक्टिव सिग्नल वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। जब प्राइमरी पे कम होगा तो सेकेंडरी में भी ऑब्वियसली कम इंड्यूस होगा, तो आउटपुट कम हो जाएगा, गेन भी कम हो जाएगा।
अब बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर गेन बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेंस का मतलब ही, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मतलब गेन ज़्यादा बढ़ जाता है। गेन जो है एफ आर पर अधिकतम होता है। उसका कारण ये होता है कि एल पी और सी ओ, एल पी क्या है, प्राइमरी का जो इंडक्टेंस है, और सी ओ क्या है, वो है निर्गत धारिता, मतलब जो आपकी आउटपुट कैपेसिटेंस है। एल पी जो है प्राइमरी का इंडक्टेंस प्रेरकत्व है, और सी ओ जो है ट्रांजिस्टर की निर्गत धारिता है। ये दोनों एक पैरेलल ट्यून सर्किट की भांति कार्य करते हैं, और इन ट्यून सर्किट का जो रेजोनेंस है वो एफ आर फ्रिक्वेंसी पर होता है, और इस एफ आर फ्रिक्वेंसी पर गेन जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो इसलिए जो लो फ्रिक्वेंसी उस पर गेन कम होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी है उस पर भी गेन कम होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर गेन ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन यदि देखेंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्मर युग्मित प्रवर्धक जो है, ट्रांसफॉर्मर युग्मित क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है, उसको नॉर्मली जो है ड्राइवर स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, या फिर निम्न शक्ति प्रवर्धन मतलब लो पावर एम्पलीफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।